नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे किस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने सीटों का बंटवारा किया है। उनकी दूसरी लिस्ट आ गई है और इस दूसरी लिस्ट को मिलाकर 116 विधानसभा सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि वो किस समाज को कितना देंगे। इन सब पर हम बात करेंगे आगे। और अगला जो विषय है आज का वो ये है कि मुकेश सहनी के साथ क्या खेल हुआ है। मुकेश सहनी महागठबंधन में है, सीट अभी फाइनल नहीं हुआ है। मुकेश सहनी क्या नाराज हैं, क्या उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो विषय है वो ये है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को क्या सीएम फेस बनाएगी या उस पर रोक लगेगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने नहीं माना है। और क्या वो वजह होंगे जिन वजहों से तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने को इनकार कर सकती है। तो बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, पहला सवाल हम सबसे पहले प्रशांत किशोर की सीटों पर ही बात की शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर हाल ही में सीटों का ऐलान किए हैं अभी कुछ समय पहले ही, और वो ये बोल रहे हैं कि हमने वादा किया था कि हर समाज को प्रतिनिधित्व देंगे उनकी संख्या के आधार पे। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि अभी तक 116 जो सीटों का हमने ऐलान किया है उसमें 25 रिजर्व हैं, 91 जनरल है। और जनरल में भी हमने कैटेगराइज करके अति पिछड़ा को 21 सीट दिया है, 21 सीट पिछड़ा को दिया है, मुस्लिम समाज को भी 21 दिया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो आपके हिसाब से क्या किन समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, प्रशांत किशोर ने रखा है? और जब ईबीसी पर स्पेशल वो टारगेट कर रहे हैं, ईबीसी पे स्पेशल ध्यान रख रहे हैं, तो उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है? देखिए अंकित, आपको एक बात बता दें कि ईबीसी पर सब लोग स्पेशल टारगेट कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि बीजेपी 2020 चुनाव के बाद 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था, उसमें एक रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद थे। और ठीक है, अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसकी अपनी वजहें हैं, लेकिन ईबीसी पर पूरा फोकस एनडीए का भी रहा है, वो साफ दिखाई पड़ता है। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी भी अब इस पर फोकस करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि 36% वोट तो ऐसे कहा जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ईबीसी का है। तो जरा सोचिए, अगर 36% वोट है और तो ईबीसी कितना इम्पोर्टेंट चंक हो जाता है। पर ये ईबीसी किसका वोट है? ईबीसी एनडीए का वोट माना जाता है। अगर नीतीश और बीजेपी एक साथ रहते हैं तो ईबीसी के दिलो दिमाग पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। इसलिए ईबीसी पर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर भी तो राजनीति करने उतरे हैं ना। और राजनीति करने उतरे हैं तो बिहार की जमीनी हकीकत को बखूबी समझ रहे हैं। उनको पता है कि बहुत बड़ी बात की जा सकती है, बहुत आइडियलिस्टिक मेजर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन जाति की धरातल पर वो फिसड्डी साबित होगा। इसलिए उनको ये पता है कि भाई अगर 18-19% मुसलमान की आबादी है तो मुसलमान का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए मुसलमान का जो है समुचित संख्या उतारना पड़ेगा, और तभी तो वो आरजेडी को टक्कर दे पाएंगे। उनको ये पता है कि अगर ईबीसी का उसकी आबादी के हिसाब से अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा और ख़ास तौर पर उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे तो ईबीसी प्रशांत किशोर पर क्यों भरोसा करेगा। अब प्रशांत किशोर चाहे अपर कास्ट हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ओबीसी हो, हर जाति को उसकी आबादी के हिसाब से उम्मीदवारी दे रहे हैं। और ये बात उन्होंने शुरू से कहा है, इसलिए जो उन्होंने कहा था उसको पूरा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति में ऐसा करना आसान नहीं होता है कि आप जो कहिए सो कर दीजिए। पर अभी तो उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई है। शुरुआत में आप बहुत बड़े वो आइडियलिस्टिक मेजर्स अपनाते हैं, बड़े बड़े मापदंड अपनाने की बात करते हैं, लेकिन राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पे जब आप चलते हैं तो बहुत सारी मजबूरियां भी सामने दिखाई पड़ती। देखिए, प्रशांत किशोर टेढ़े मेढ़े रास्ते में किस दूरी तक सही रास्ता अपनाते हैं ये तो अलग बात है। लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। उनका जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसमें मेरिट भी दिखाई पड़ता है। और जहां तक सवाल है, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको उन्होंने उतारा है तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो बेदाग चेहरे रहें।
अब देखिए आर के मिश्रा को उन्होंने टिकट दिया है, तो आर के मिश्रा पर भी ऐसा कोई धब्बा है ऐसा कहा नहीं जा रहा है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आप देखिए मनोज भारती 35 साल तक आईएफएस रहे हैं, 30 साल तक, तो 3 दशक तक आईएफएस रहे हैं, क्लीन रिकॉर्ड रहा है, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो सवाल यह है कि प्रशांत किशोर का ये रवैया क्या रंग लाता है चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जन स्वराज पार्टी की एक बात तो अभी दिखाई पड़ रही है कि वो टिकट जिसको भी दे रहे हैं उस कैंडिडेट का मेरिट क्या है, उस कैंडिडेट का समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है, जिस भी प्रोफेशन में रहे हैं क्या वो क्लीन रहे हैं, बेदाग रहे हैं, उन्होंने उस प्रोफेशन में क्या रवैया अपनाया है, सारी बातों को सामने रखते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमने जाति के आधार पर भी अगर किसी कैंडिडेट को चुना है तो मेरिट को चुना है। हम जाति के आधार पर भी किसी को चुन रहे हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि वो आदमी, वो उम्मीदवार गड़बड़ ना हो। अगर हमसे कोई गड़बड़ उम्मीदवार चुना जाता है, वो अक्सर ऐसा कहते रहे, तो आप वोट मत दीजिएगा, ये प्रशांत किशोर का वादा है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर पहली लिस्ट में 51 लोगों को चुन चुके हैं कि उम्मीदवार कौन होगा, उनकी पार्टी चुन चुकी है और निश्चित तौर पर उनके पास एक बड़ी रिसर्च टीम है जो इस बारे में अच्छे तरीके से दरियाफ्त करती है और दरियाफ्त करने के बाद ये बताती है कि ये कैंडिडेट इस अमुक सीट से उपयुक्त है, इसका रिकॉर्ड भी क्लीन है, इसकी छवि भी साफ है, इसने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन काम किया है और इसीलिए इसको चुना जाना चाहिए। पर सवाल सबसे बड़ा है कि जनता उनके सिलेक्शन पर मुहर लगाएगी क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर क्या राघोपुर से लड़ेंगे क्या, अभी उस पर से पर्दा हटा नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर अभी पिछले 2-4 दिन से कम चर्चा में है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों में चिराग नाराज थे, उसकी चर्चा बहुत हो रही थी। कल हम लोगों ने चर्चा की कि भाई चिराग के कितने बड़े बाजीगर निकले, 29 सीट ले लिया। अब चर्चा ये हो रही है कि महागठबंधन में किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के रस्साकसी चल रही है। अब चर्चा ये हो रही है कि भाई महागठबंधन में मुकेश सहनी की स्थिति क्या होगी। अब चर्चा ये हो रही है कि 10 सीट का जो फासला है कांग्रेस और आरजेडी में, उसको राहुल गांधी पाट पाएंगे क्या, क्या राहुल गांधी के दरबार में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव सरीखे नेता जाते हैं तो राहुल गांधी कैसे बिहेव करेंगे। जन स्वराज अपने तय समय के हिसाब से लिस्ट को जारी कर रही है, तमाम उम्मीदवार के मेरिट्स की चर्चा कर रही है, अभी तक उसका स्मूथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जन स्वराज जहां भी टिकट बांट रही है कई सारे लोग नाराज भी हो रहे हैं और वो फिर पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो ये सिर्फ बीजेपी और जेडीयू में नहीं हो रहा है, ये जन स्वराज में भी हो रहा है। तो भले ही प्रशांत किशोर कहें हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, लेकिन उनके साथ एक बड़ा हुजूम है जो कि एमएलए बनने आया है और उसको अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो वो पार्टी से इस्तीफा कर रहा है, पार्टी को छोड़ रहा है। तो जन स्वराज पार्टी भी कोई अलग पार्टी दिखाई पड़ेगी, जिस तरह का दावा किया जा रहा है वो टिकट बंटवारे के बाद उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अभी तक जन स्वराज का टिकट डिक्लेरेशन बेहद स्मूथ दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा पंगेबाजी या अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के उनमें रस्साकसी कतई नहीं दिखाई पड़ता। वजह बहुत साफ है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। तो फिलहाल जन स्वराज अपने अगली सीटों का ऐलान कर रही है, 65 सीटों पर ऐलान कर रही है और हो सकता है कि इसमें राघोपुर के बारे में भी ऐलान हो, जो कि भी चल रहा है। अब दूसरा सवाल यह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पे जो बात हो रही है, इस सीट शेयरिंग में ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी इनके खिलाफ, मुकेश सहनी के खिलाफ लामबंदी हो रही है और उसमें खास तौर से लेफ्ट की पार्टियों की बात चल रही है। क्या कुछ है समीकरण, क्या चल रहा है, कौन तेजस्वी, इनको मुकेश सहनी का रास्ता कौन रोक रहा है? देखिए, जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है तो मुकेश सहनी शुरू से कहते रहे कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे और वो खुद कहते रहे, लेकिन किसी दल ने उस पर मुहर नहीं लगाया। वो कहते रहे कि मेरी तेजस्वी से बात हो गई है, मेरी फलाने से बात हो गई है, पर तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने खुल करके किसी मंच से ऐसा नहीं कहा। और महागठबंधन में स्थिति बड़ी विकट भी है। आज का आप फैसला देख लीजिए, आज जिस तरीके से
कोर्ट में ये हो गया कि भाई आरोप को लेकर के और जो लैंड फॉर जॉब मामले में अब उन पे केस चलेगा और इस तरह की बात जो दिखाई पड़ रही है, उससे निश्चित तौर पर आसान तो होगा नहीं। आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब कांग्रेस इस बारे में ये बात कह सकती है कि भाई हम आपको सीएम कैसे तय करेंगे, इस तरह की बात हो सकती है। बहरहाल महागठबंधन में ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन पर बहुत तरह के आरोप हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि काउंटर अटैक भी आरजेडी के तरफ से हो सकता है। लेकिन आप अगर मुकेश सहनी की बात करेंगे तो मुकेश सहनी के लिए अब गंभीर समस्या ये बन गई है कि एनडीए ने सीटों का बंटवारा तो कर लिया है, एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया, अब मुकेश सहनी के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड बच जाते हैं। अगर उनको सीटें जितनी चाहिए वो महागठबंधन से प्राप्त नहीं होता है और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो अगर सीटें मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सीटें नहीं मिलेंगी तो मुकेश सहनी करेंगे क्या। एक ऑप्शन जो एनडीए का उनके सामने बचता था वो क्लोज दिखाई पड़ रहा है। अब आप आ जाइए कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा अगर हम उसकी बात करें तो 30 सीट, डिप्टी सीएम, इसके चांसेस क्या है। देखिए मेरे जो सूत्र बताते हैं और मैं बहुत पहले से ये कहता रहा हूं कि मुकेश सहनी के साथ ये लोग खेल भी रहे हैं। खेल इस तरीके से रहे हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस ये जता जरूर रही है कि मुकेश सहनी हमारे अभिन्न अंग है, लेकिन 30 सीट पर कोई तैयार नहीं हो रहा था। वो 60 बोलते थे, फिर 30 पे बात आ रही थी। जो हमारी बात होती रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, लेफ्ट के नेताओं से, या यहाँ तक कि आरजेडी के जो कई बड़े नेता हैं, तो उनसे भी यही बात होती थी कि भाई इतनी सीटें कैसे दी जा सकती हैं, आरजेडी कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करेगी। अब सोचिए आरजेडी के सामने बड़ा समस्या ये है कि वो पहले कांग्रेस को देखेगी, क्योंकि कांग्रेस भी 65 सीटें मांग रही है जो मेरे पास जानकारी है। आरजेडी 55 सीट देना चाहती है, 10 सीट का फासला है और उसमें अगर 30 सीट इनको दे दिया गया तो दिक्कत होगी। अब आइए दूसरी बात सामने आ रही है कि 30 सीट नहीं भी मिले, क्योंकि टीवी9 के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि भले ही मुझे कम सीट मिले, एक भी सीट मिले, लेकिन डिप्टी सीएम हम बनेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे। और महागठबंधन में मुकेश सहनी को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया कि उनके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड रह गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2020 की घटना दोहराई जाएगी। और दरअसल जब मैं आज कुछ नेताओं से बात कर रहा था जो कि महागठबंधन के घटक दल हैं, तो उनका यह कहना था कि देखिए हम, ये मैं आपको बता सकता हूं, नाम नहीं ले सकता, मुझे लगता है मुकेश सहनी ये न्यूज़ सुनकर के खुश नहीं होंगे, पर ये जो बात महागठबंधन के तरफ से आ रही है कि वो खुद छोड़ दें तो उनकी मर्जी है, पर हम उनको शहीद नहीं बनाएंगे। हम कहेंगे हम आपको 8 सीट दे रहे हैं, हम आपको 15 सीट दे रहे हैं, हम आपको 17 सीट दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम दे भी नहीं पाएंगे। और वो खुद जाना चाहें तो भाई ये होगा कि वो खुद छोड़ करके गए हैं, पर हम हटाएंगे नहीं, हम उनको शहीद का दर्जा प्राप्त करने नहीं देंगे। और इस तरह की बात लगातार जो है वो की जा रही है, चल रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई अब मुकेश सहनी करेंगे क्या, ये सवाल उठ रहा है। मुकेश सहनी के बयान में कल दर्द तो दिखाई पड़ गया कि भाई महागठबंधन बीमार है और डॉक्टर बैठे हुए हैं दिल्ली में, अब डॉक्टर ही इलाज करेंगे दिल्ली में। जो डॉक्टर बैठे हुए हैं तो वो डॉक्टर कौन है, राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी के कोर्ट में ये सब के बारे में फैसला होगा? क्या राहुल गांधी तय करेंगे कि भाई मुकेश सहनी को कितनी सीटें दी जानी चाहिए? और मुकेश सहनी को अगर सीटें दी जाती हैं तो क्या कांग्रेस अपने कोटे में कमी लाएगी? क्योंकि देखिए कांग्रेस की पहल से आईपी गुप्ता महागठबंधन में आए, इस बात को आप जान लीजिए। तो क्या उस तरीके से बैकिंग कांग्रेस अगर मुकेश सहनी को देती है तो क्या अपने कोटे से कांग्रेस सीट आवंटित करेगी? क्योंकि कांग्रेस इस बात को जरूर कहती है कि मेरा 70 सीट है, 70 सीट में हम कुछ सीटें दे सकते हैं क्योंकि नए इंट्रेंट हैं, नए लोग आए हैं, लेकिन सबको अपने हिस्से से देना पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी को कितना और इन लोगों का कितना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए मुकेश सहनी अब ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां से रास्ता आसान दिखाई नहीं पड़ता है। अब आगे मुकेश सहनी क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकेश सहनी ने कई बार ऐन वक्त पे फैसला लिया। 2020 में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए थे। अब क्या वही स्थिति वापस दोहराई जा रही है, दोहराई जा सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, वैसे तो मुकेश सहनी के पास ज़्यादा विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हो गया है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कांग्रेस क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाएगी इस पे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे केस अभी हुआ है, आरोपी तय किया गया है उनको, और उन पे अब आईआरसीटीसी घोटाला का मामला चलेगा। इसके और भी तमाम चीज़ें हैं, तो क्या लग रहा है कि बनाएगी सीएम फेस, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहेगी कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी। अभी तक जो कांग्रेस का स्टैंड है वो मुझे दिख नहीं रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस को मन माफिक सीट मिल जाए तो क्या कांग्रेस इस बात को लेकर के तैयार हो जाएगी? देखिए, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, और उनकी अभी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो तनातनी है उसको दूर करने में मुझे लगता है उनकी मध्यस्थता होगी। राहुल गांधी के कोर्ट में चर्चा होगी। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बहुत तरह की बातें रखेंगे, पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस किस हद तक रिलक्टेंट होगी, किस हद तक झुकने को तैयार होगी। मैं कल भी कह रहा था कि देखिए, अल्लाह वरू बड़े टफ लोग हैं, और अल्लाह वरू टफ हैं इसका मतलब है कि पार्टी के स्टैंड पर वो अभी तक झुके नहीं हैं। मेरे पास जो जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कई तीखे सवाल अल्लाह वरू अपनी पार्टी के लिए पूछते थे। अब अल्लाह वरू पर दबाव आरजेडी बनाने में कामयाब तो बिहार में हो नहीं पाई है। मामला राहुल गांधी के दरबार में पहुंचा है। राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं। अब राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव के बेहतरीन रिश्ते रहे, उस परिवार से बेहतरीन रिश्ते रहे हैं। अब गांधी परिवार क्या फैसला लेता है, राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि मेरी जो बात होती है कांग्रेस के कई नेताओं से, वो ये कहते हैं, खासतौर पर जो अल्लाह वरू कैंप के हैं, अल्लाह वरू की तरह सोचते हैं, उनका कहना है कि हमें विधानसभा चुनाव में पाने और खोने के लिए है क्या? हमें तो तैयारी 2029 की करनी है, और 2029 की करने के लिए हमें ये तो बताना पड़ेगा कि हम ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे। हमारी जो हमारा खोया हुआ जनाधार है उसको वापस पाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर तो लड़ना पड़ेगा, और 2029 की तैयारी के लिए हमें मैसेज देना पड़ेगा कि हम कोई आरजेडी की बी टीम या पिछलग्गू नहीं है, हमारा अपना स्टैंड है। और ये कॉन्फिडेंस उनका तब से बढ़ा है जब से वो कर्नाटक का चुनाव जीते हैं। उनको लगता है कि अब मुसलमान राहुल गांधी के तरफ देख रहा है, तो ये भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस का आधार है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम क्या करने वाली है, ये तो आज पता चल जाएगा, आज बहुत कुछ तय हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, शकील अहमद खान ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दे दिया आज के बारे में कि आज फाइनल बातचीत हो जाएगी, जो होना है हो जाएगा। इसके कई मायने हैं। इसके मायने गठबंधन इंटैक्ट रहेगा या गठबंधन टूट भी सकता है। अब अगर गठबंधन टूट सकता है तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार है। भले ही कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति विकट हो जाएगी, पर क्या तेजस्वी सीएम बन जाएंगे क्या? ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। किस तरह का नुकसान होगा? ये सारे नुकसान की भरपाई तेजस्वी यादव कैसे करेंगे? किस हद तक तेजस्वी यादव कांग्रेस को सीटें देने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस तो अपने जिद पर अड़ी है कि 55 से कम पे लड़ेंगे नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आज की जो मीटिंग है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, और साथ ही साथ अगर मीटिंग में सब कुछ ठीक होता है और सीटों का जो लेन देन है वो भी ठीक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद इस बात को लेकर के तैयार हो जाएं। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश इकाई के नेताओं का जो मूड है उसको देखते हुए मैं ये समझ पा रहा हूं कि तेजस्वी यादव को ये लोग सीएम के तौर पर उम्मीदवार अभी भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, कांग्रेस मोहर नहीं लगाएगी। बिल्कुल। तो फिलहाल बिहार में तेजस्वी यादव अभी क्लियर नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे। चुनाव के बाद हो सकता है, बड़ी पार्टी है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्लियर 1-2 दिन में हो जाएगा। बात करें जनसुराज की, तो जनसुराज की दूसरी लिस्ट आ गई है। इस दूसरी लिस्ट में जो 65 नाम है उसमें भी राघोपुर सीट के बारे में नहीं, उस लिस्ट में राघोपुर नहीं है, और ख़ास तौर से मनीष कश्यप का भी नाम नहीं है।
ये जो दो नाम प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि राघोपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, कल परसों में वो गए भी थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो पब्लिक से बात करेंगे, लेकिन बात क्या हुई अभी क्लियर नहीं हुआ है। मनीष कश्यप का भी नाम नहीं है, आगे इंतजार है कि अगली लिस्ट में शायद ये सब नाम हो सकते हैं। और दूसरा ये कि मुकेश सहनी किधर जाएंगे ये भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं और लेफ्ट की पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करना शुरू कर दिया है। 2 कैंडिडेट्स 3 कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया है। क्या होता है ये देखना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहें, देखते रहें राग बिहारी। नमस्कार।